Hello everyone and welcome to my channel once again. And here I am with the third part of the chapter called Federalism. तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं संघवाद नाम के इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है संघवाद। और हम देख रहे हैं कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। इस चैप्टर के मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी है, परिभाषा देखी है फेडरलिज्म की, और हमने फेडरलिज्म के की फीचर्स मूल बिंदुओं पर बात कर ली है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि इज इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो हमने 2 वीडियोस में देखो क्या क्या कवर कर लिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म को कवर किया है और की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को कवर किया है। सेकेंड वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है कि इज इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियोस को मिस कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वीडियो रहेगा ये इन दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेगा। फर्स्ट वीडियो सेज दैट व्हाट इज फेडरलिज्म, what are the key features of federalism, and second video says that is India a federal country। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजंस दे दिए गए हैं कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाना है, इंडिया को एक संघवाद देश बनाना है। लेकिन क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से सब कुछ हो जाता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से सब कुछ हो जाता तो सब कुछ ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया होता और हमारी कंट्री वैसी ही बन जाती। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को लिख दिया है तो उसकी प्रैक्टिस भी हो, उसको लोग उस बात को फॉलो भी करें, उस बात को इम्प्लीमेंट भी करें। तो आज का डिस्कशन हम उसी बारे में करने वाले हैं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? संघवाद को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, मतलब उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे 6 फेडरल फीचर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमारा देश उन सभी फेडरल फीचर्स को वर्ड टू वर्ड इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि कहां पर हमारा देश सही जा रहा है और कहां पर हमारा देश गलत जा रहा है। आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है री इमेजिनिंग इंडिया। ये बुक जो है कई सारे ऑथर्स ने मिलकर लिखी है। तो इसके जो फर्स्ट ऑथर है उनका नाम है फरीद ज़कारिया। तो फरीद ज़कारिया जो है वो कहते हैं कि भारत की जो आज स्थिति है, आज हमें भारत की एकता के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप में ही एक हो चुका है। भारत जब बना था तो प्रॉब्लम थी, तो कई सारी टेंशन थी, कई सारे संदेह थे कि क्या भारत एक रह पाएगा, क्या भारत एक नेशन बन पाएगा, राष्ट्र बन पाएगा। लेकिन आज भारत हम देखें तो भारत में अपने आप में ही एक एकता है, अनेकता में एकता हमारी पहचान है। ठीक है, नेहरू जी ने एक बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा रखा है। उस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि भले ही हम विविधता से भरे हों, विविधता से लबालब भरे हों, हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, अलग अलग धर्म हैं, जाति हैं, रंग रूप, हर तरह के लोग हैं, लेकिन हमारे में एक अजीब सी, एक बहुत यूनिक, एक बहुत स्पेशल वननेस है, एकता भी है। ठीक है, तो हम कैसे इस संघवाद को अपने देश में इंप्लीमेंट करते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ादी से पहले लोगों के अंदर ये डिमांड थी कि राज्य बनाए जाएं, भारत में कई सारे राज्य बनाए जाएं, और वो राज्य जो हैं वो भाषा के आधार पर बनाए जाएं। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता लोग थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उनको इस बात की चिंता थी कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बना दिए, देश को विभाजित किया राज्यों के अंदर, तो शायद देश का और विभाजन हो जाए, जिस तरह से देश उस समय ही पाकिस्तान में विभाजित हुआ था। तो अब देश जो है वो भाषा के आधार पर नए देशों में विभाजित होता। और ये बात बहुत सरल है, समझने योग्य है, क्योंकि आप अगर यूरोप को देखो, यूरोप के अंदर जो देश हैं वो हमारे राज्यों के बराबर हैं। हमारी आबादी
तो उनके देशों को बहुत पीछे छोड़ देती है। तो हमारा देश अपने आप में ही एक महाद्वीप है। इसमें बहुत सारे राज्य जो हैं वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस इतने बड़े देशों के समूह को हम कह सकते हैं, या राज्यों के समूह को एक रखना ही संघवाद की निशानी है। और आज जब मोर देन 72 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं और हमारा देश आज एक है और हम 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल रही है हमारी फेडरलिज्म की, संघवाद की जो प्रयोग है, ये काफ़ी सक्सेसफुल और सफल प्रयास रहा है अपने आप में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या रहा इंडिया की स्टोरी, इंडिया की जर्नी कैसे रही। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस से पहले ही डिमांड थी कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को बनाया जाए, लेकिन पॉलिटिशियंस जो थे हमारे उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि देश जो है वो विभाजित हो जाएगा। लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट आंध्र प्रदेश में इतनी ज़्यादा डिमांड्स उठी राज्य के आधार लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने की कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को गिव अप करना पड़ा और उनको देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्य बनाने पड़े। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, स्टेट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो हमारे जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर विभाजित किए जा चुके हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वह सम स्टेट्स वर क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर राज्य जो है वो भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं उतने ही राज्य हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ जो राज्य हैं वो उनकी कल्चर, उनकी इथनिसिटी और उनकी ज्योग्राफी को देखकर बनाए गए हैं। यूपी में से उत्तराखंड को अलग किया क्योंकि उसकी एक विशिष्ट ज्योग्राफी थी, उसका एक विशिष्ट भूगोल था। ठीक है, बिहार में से झारखंड को अलग किया क्योंकि वो एक अलग प्रांत है और उसके अंदर ज्यादा जो है आबादी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, या ट्राइबल लोगों की है, जंगल में निवास करने वाले लोगों की है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट। ये बात सही है, हमने लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट्स बनाए और बनाना भी सही था। आपने देखा, याद रखना, पहले चैप्टर्स भूलना मत, श्रीलंका के अंदर हमने देखा लैंग्वेज के लिए ही तो इतने ज़्यादा वहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुए और सिविल वॉर हुई, लेकिन इंडिया में क्योंकि हमने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना दिए तो हम लोगों ने टेंशन्स को रिड्यूस किया। संविधान निर्माता को भी बाद में मालूम चलता है, जब हमारा देश इतना स्टेबल हो जाता है तो मालूम चलता है कि जो हमने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए हैं उनमें हमने कोई गलती नहीं करी है, बल्कि हमने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बना के। इसकी वजह से हमारी कंट्री आज तक इतनी शांत और बिना किसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट के चली आ रही है। ठीक है, तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए। दूसरी जो हमारे सामने रुकावट आई वो है लैंग्वेज पॉलिसी की। अब अगर लैंग्वेज के आधार पर हमने स्टेट्स तो बना दिए, लेकिन हम देश की भाषा को क्या रखें? देश के जितने भी एग्जाम्स होंगे, देश में जितनी भी वार्तालाप होगी, वो किस भाषा में की जाएगी? तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए डिसाइड किया गया कि हिंदी को हमारी लैंग्वेज रखा जाएगा। लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे उनको प्रॉब्लम थी कि हिंदी को कैसे राष्ट्रभाषा बनाया जा सके, क्योंकि कंट्री की उस समय भी और अभी भी लगभग 40% पॉपुलेशन ही हिंदी ढंग से बोल पाती थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि देश में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज को नहीं रखा गया। किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। सो नो लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज, नॉट ऑफिशियल बट नेशनल लैंग्वेज। देयर इज ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, क्योंकि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बस बात होती है, ना कि उसको दर्जा दे दिया गया है। दूसरी बात है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और साउथ इंडियन स्टेट्स की डिमांड की वजह से इंग्लिश को भी 1965 तक
ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखने का प्रावधान भी डाला गया। लेकिन 1965 से पहले ही 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास करवा के इंग्लिश को भी सदैव के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करने का सोचा गया, विचार किया गया। तो आज भी हिंदी इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है। कार्यालय में जो यूज करने वाली जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। ठीक है, तो अगर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है तो हिंदी, उसके अलावा 21 राज्यों को 21 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा भी दिया गया है। शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा जब इन भाषा को दे दिया गया है तो इससे क्या फायदा होगा? Candidates can opt to take examination in any of the 22 languages for a central government position। तो जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वो इन लैंग्वेजेस में 22 लैंग्वेजेस, हिंदी प्लस 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस को मिलाकर 22 लैंग्वेजेस बनती हैं। इन भाषाओं में एग्जाम देने का चुन सकते हैं कि वी वांट टू गिव एग्जाम इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, हम इस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। दूसरी जो बात आती है कि भाई ये तो सेंटर की बात होगी, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का अधिकार दिया गया है। वो भी अपने ऑफिशियल कार्यालय में किस भाषा में वार्तालाप करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स किस भाषा में रखेंगे, उनको भी ये हक दिया गया है कि स्टेट्स भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो ऐसा करके हमने क्या किया, हमने राज्यों को और स्वतंत्रता दे दी है और ऑटोनॉमी दे दी है, और जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की जो सिचुएशन हो सकती थी उसको हमने अवॉइड कर दिया और संघवाद को जो है और सशक्त कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो हमने अपने देश में फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। कैसे? हमने राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया और हमने राज्यों को ये हक दे दिया कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को चुन सकें, और साथ ही साथ 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस में रखा ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, वो इन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा को चुनकर एग्जाम दे सके। तो कितनी अच्छी अरेंजमेंट रही है जो कि आज तक सर्वमान्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी ज़्यादा विविधता जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, इस बात को एग्री कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का। तो अगर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि भी हम लोग संघवाद को कैसे प्रयोग करते हैं, तो उसमें 3 बिंदु जो है जरूर लिखने चाहिए। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में और सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। अब देखिए सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या कहता है। जब भारत को आज़ादी मिलती है तो भारत में सेंटर पे कौन सी गवर्नमेंट होती है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये पार्टी जो है सबसे डोमिनेटिंग पार्टी होती है, सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बहुमत में रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ स्टेट्स में भी, सेंटर और स्टेट्स दोनों में ही जब सेम पार्टीज होती हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद सेंटर और स्टेट्स में सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब स्टेट्स इतनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। स्टेट्स इतने ऑटोनोमस से स्वतंत्र फील नहीं करते हैं कुछ भी फैसले लेने के लिए। उनके सारे जो फैसले थे वो सेंटर डायरेक्ट कर रहा था। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ादी के बाद जो नेहरू जी थे, उन्होंने जो सोवियत, जो रशिया थी या यूएसएसआर था, वहाँ का जो मॉडल था सेंट्रलाइज्ड मॉडल, उसको अडॉप्ट किया। सेंट्रलाइज्ड मॉडल में जो सारी जो पावर थी, सारी जो ताकत थी वो सेंटर के हाथों में थी, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ज़्यादा पावर सेंटर के हाथ में थी, और क्योंकि सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी तो सारे जो स्टेट्स थे, राज्य थे, वो भी सेंटर से ही सारे ऑर्डर्स लेते थे। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब 1990 में क्या हुआ कि 1990 में कोई भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही थी। अब बहुमत क्या होती है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप लोग बता सकते हो कि बहुमत अगर आपको जानना है तो क्या होता है, व्हाट इज मेजॉरिटी। ये 9th क्लास का टॉपिक है कि कैसे सरकारें बनती हैं, दिस इज टू बी कवर्ड इन 9th क्लास। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी पार्टी को 1990s के बाद बहुमत नहीं मिल पा रही थी, तो जो सरकारें बन रही थी वो राज्यों की मदद से ही बन पा रही थी, राज्य सरकारों की मदद से ही बन पा रही थी।
क्योंकि अब सरकार जो है राज्य सरकार की मदद से बन रही है, तो राज्य सरकार का जो अपना हक, जो अपनी बात रखने की जो उनके अंदर उनको जो हक है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब सेंट्रल में जो सरकार बैठी हुई है वो राज्य सरकार की सपोर्ट से, उनकी मदद से ही बन रही है, उनको सपोर्ट चाहिए राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकार अब सेंटर में भी अपनी चला सकेंगे। तो इससे क्या हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, संघवाद को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। कैसे? स्टेट्स को सेंटर में आवाज देकर। क्योंकि किसी भी सरकार के पास बहुमत नहीं था, तो स्टेट्स ने क्या किया, सेंटर को सपोर्ट किया, और सेंटर जो है वो उसके अंदर स्टेट्स भी अपनी आवाज रख पा रहे थे। तो एक समय तो ऐसा था जब सेंटर और स्टेट्स में दोनों ही एक ही पार्टी चल रही थी, तो उसकी वजह से तो सिर्फ सेंटर ही पूरी पावरफुल था। लेकिन जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, तो स्टेट्स ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने में हेल्प करी, जिसकी वजह से स्टेट्स को भी बहुत आवाज मिली, बहुत उन्होंने अपने एजेंडा को सेंटर तक पहुंचाया, अपनी बात को सेंटर तक साफ साफ रख सके। तो इससे क्या हुआ, हमारा संघवाद और स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो कैसी सरकारें होती हैं, कोएलिशन एरा बोलते हैं इसको, जो कि गठबंधन से बनाई जाती हैं। ऐसी सरकारें जो कई सारी पार्टी की सपोर्ट से बनती हैं, उनको हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जो कि हमने देखा 1990s का वो समय था जब कोएलिशन सरकारें बन रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई हमारे कंट्री में फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया। सिर्फ लिख देने से नहीं होता, कोई कंट्री फेडरल नहीं बन जाएगी, उनको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो हमारी कंट्री के सामने कई सारे चैलेंजेस आए और हमारी कंट्री ने उनको बखूबी निभाया, उनको बखूबी फेस किया, और हमने इनको 3 पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस किया: लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे संघवाद को प्रैक्टिस किया जाता है। आगे मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा जो कि मुझे मैप से रिलेटेड बनाने हैं इसी टॉपिक को लेकर, ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।